सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज का जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्लांट किंगडम। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्लांट किंगडम पूरी तरह से रट्टा मारने का चैप्टर है, समझने का कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ भी ज़्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। और दो चार जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आएंगे वो भी मैं बता दूंगा, और जो लाइन से आएंगे वो मैंने पूरी तरह से वो लाइंस को नोट्स पे कवर कर दिया है, ठीक है। इससे बाहर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी डायग्राम्स को एक बार चेक कर लेना और सेफ्टी के लिए एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग पढ़ लेना, ठीक है। एक बार ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ मेरे नोट्स पे कवर है, सिर्फ एक बार आँख बुला लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कैसे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को ये चैप्टर, पहले वो समझ लो। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, इस चैप्टर में से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं सिर्फ, थोड़ा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो उसी लिए मैंने पहले ही आप सभी लोगों को जो एग्जाम्पल्स है वो करवा देता हूँ, ठीक है। जितना भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में, जहाँ भी जितना भी एग्जाम्पल्स है और प्रीवियस ईयर में जितना एग्जाम्पल्स जहाँ से पूछे गए हैं, सारा कुछ मैंने नोट से कवर कर दिया। ये एग्जाम्पल्स आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, कोई भी निमोनिक इसका नहीं है, क्योंकि अगर आप निमोनिक लेते भी हो, याद करते भी हो, तो फिर भी आपको जो रट्टा जो मारना होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि निमोनिक अगर आप थोड़ा से भी अगर गलत भूल जाओ या गलत हो जाए तो पूरा जो क्वेश्चन है नेगेटिव में चला जाएगा, 4 मार्क्स तो जाएगा भी, उससे भी ज़्यादा जितना आपने सटीक किया था, करेक्ट किया था, उससे भी -1 लग जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो एग्जाम्पल्स को पहले देखो पहले लिखा हुआ है ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी। पहले एग्जाम्पल्स को समझ लो, फिर मैं चैप्टर को समझाता हूँ, ठीक है। ग्रीन एल्गी जो होता है उसे हम क्लोरोफाइएसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को फियोफाइएसी और रेड एल्गी को रोडोफाइएसी, ठीक है। ये नाम बाद में लिखा हुआ है नोट्स में। चलो, जो ग्रीन एल्गी होता है उसका एग्जाम्पल होता है क्लोरेला, वॉल्वोक्स, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, ठीक है। क्या होता है? क्लोरेला, वॉल्वोक्स, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा। और एक बात, यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, मैंने अभी नोटिस किया, आप यहाँ पर क्लैमाइडोमोनास जो है उसे भी ऐड कर लेना, ठीक है। ग्रीन एल्गी पर क्लैमाइडोमोनास आप अपने कॉपी में ऐड कर लेना। ग्रीन एल्गी हो गया हमारा। अब चलो देखते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है उसमें आता है फ्यूकस, एक्टोकार्पस, केल्प, सर्गसम, डिक्टोइटा, लैमिनेरिया। क्या क्या? फ्यूकस, एक्टोकार्पस, केल्प, सर्गसम, डिक्टोइटा, लैमिनेरिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं रेड एल्गी। ये जो रेड एल्गी होता है ना, ये जो 4 एग्जाम्पल्स होते हैं सिर्फ इसके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको दूसरी जगह में भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहीं पर ही अच्छे से याद करो, ठीक है। क्या क्या होता है? जिलीडियम, ग्लासिरिलिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। अब ऐसे भी याद कर सकते हो, दोनों जी आएंगे, दोनों पी आएंगे, ठीक है। यानी कि G2 P2। G2 से आएंगे जिलीडियम, ग्लासिरिलिया, और P2 से आएंगे पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में 2 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है लिवर रोड और एक होता है मॉस, ठीक है। लिवर रोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलोइड होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है, और जो मॉस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंडर शेप होता है। बाद में नोट्स पे लिखा हुआ है, तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी ये देखते हैं। जो लिवर रोड्स होता है उसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही होता है, मार्केंसिया, ठीक है। क्या होता है? मार्केंसिया। जो मॉस होता है उसका 3 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है। क्या क्या? स्फैग्नम, पॉलीट्रिकम, फ्यूनरिया। स्फैग्नम, पॉलीट्रिकम, फ्यूनरिया। अच्छे से याद करो,
स्वेगनम, पॉलीट्रिकम, फ्यूनेरिया। तो हमारा क्या क्या हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, रेड एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। ठीक है, अब चलो दूसरे पेज में चलते हैं। चलो यहाँ पर आ गया है अभी हमारे पास टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट में काफ़ी सारे पार्ट होते हैं टेरिडोफाइट के। ठीक है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, सेल्विनिया, साइलोटम, सेलिजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। यहाँ पर जो ये सेल्विनिया होता है ना, सेल्विनिया, सेलिजिनेला, इक्विसिटम, ये तीनों आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। सेलिजिनेला, सेल्विनिया, इक्विसिटम, ये तीनों चीज़ें आपको याद करने ही करने हैं, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, और बाकी जो है उसको पहचानने की मैं आपको ट्रिक थोड़ी देर में ही बताता हूँ। ठीक, चलो अब आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में तीनों याद रखना, सिर्फ सिकुआ, पाइनस, साइकस। पाइनस, साइकस और सिकुआ, ये जो तीनों हैं इसे आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सिकुआ, पाइनस, साइकस, ये तो क्या है। अच्छा, और एक बात, अब आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि इसीलिए नहीं लिखा, हमारे जो एनवायरनमेंट में हम अपने आसपास जितना भी कुछ पेड़ देखते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म ही होते हैं। ठीक है, मैंगो ले लो, जैकफ्रूट ले लो, जो भी ले लो, अब चाहे जो भी देख लो वो सारे एंजियोस्पर्म ही होते हैं। ठीक है, चलो आप जो आ जाते हैं एनसीईआरटी में, जो भी लाइन के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जितना भी एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है कि जो आपको पढ़ने पर भी आपके नहीं दिखेंगे, आप उसको मिस कर दोगे, वो सारे मैंने लिख दिया है। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस के फॉर्म में जितना भी कुछ क्वेश्चन आया था वो भी सारे मैंने लिख दिया है। अगर आप मेरे एग्जाम्पल्स के नोट्स को पढ़ लो तो आपका सारा एग्जाम्पल्स कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का भी, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी जो लिखा हुआ है, पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो एग्जाम्पल्स अलग से दिए हुए हैं, सारा कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है, वॉलवॉक्स, ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, कॉलोनियल वॉलवॉक्स होता है। फिलामेंटस, ये जो कॉलोनियल है ये लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो रेड कर लेते हैं पेन को, थोड़ा रेड ले लेते हैं। रेड कौन सा है, ये तो रेड ही है ना, चलो इसे ले लेते हैं। ठीक है, चलो कॉलोनियल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाता है फिलामेंटस। फिलामेंटस जो होता है स्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है फिलामेंटस, इसे भी याद कर लेना। ठीक है, क्या क्या होता है, स्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। अब आ जाते हैं मैसिव प्लांट के बारे में, ये केल्प होता है। ठीक है, क्या होता है, केल्प। अब आ जाता है आइसोगैमस। एल्गी के अंदर ही ये पार्ट आते हैं, तीनों पार्ट, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। क्या क्या, आइसो, एनाइसो, ऊगैमस। ठीक है, जो आइसोगैमस होता है वो जो सिमिलर साइज और मोटाइल होता है। ठीक है, क्या चीज़ है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप ये थोड़ा सा याद कर लो यहाँ पर, फिर आपको आसानी होगी समझने में। सिमिलर साइज और मोटाइल होता है, जब भी कोई भी जगह आइसोगैमस के बारे में पूछा होगा तो उस पर दोनों ऑप्शन में से अगर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा दोनों में से कोई भी दिया हुआ है तो उसी पे टिक कर देना। लेकिन अगर यहाँ पर ये मेंशन किया है कि मोटाइल है, साइज़ तो सिमिलर ही होगा आइसोगैमस के लिए सभी तरह से, लेकिन मोटाइल है तो फिर यूलोथ्रिक्स होगा, अगर नॉन मोटाइल है तो फिर स्पाइरोगाइरा होगा। ठीक है, मोटाइल है तो यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल है तो स्पाइरोगाइरा। जो एनाइसोगैमस होता है उस तो समझने में ही आ रहा है, वो डिफरेंट साइज होगा, उसका सिर्फ एनसीईआरटी पे एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो है यूडोरिना। ठीक है, जो ऊगैमस है उसका, अच्छा अगर यहाँ पर बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा मोटाइल है, कौन सा लार्ज होगा, कौन सा स्मॉल होगा, कौन सा नॉन मोटाइल होगा फीमेल मेल पे। तो यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना, जो फीमेल होता है ना वो लार्ज होता है और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, अगर कोई लार्ज है तो वो तो ठीक से चलने में उसका वेट भी ज़्यादा होगा, चलने में उसको मुश्किल होगी, वो यहाँ एक जगह पर बैठा रहेगा। तो वैसे याद रखना जो फीमेल होता है वो लार्ज होता है, और क्योंकि वो लार्ज होता है इसीलिए वो नॉन मोटाइल होता है,
और जो मेल होता है वो हमेशा छोटा होता है और इसीलिए वो मोटाइल होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। और इसका जो 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है वॉल्वोक्स और फ्यूकस, ठीक है। चलो दूसरे पेज पर चलते हैं। इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा करना तो ज़रूरी है, अगर बड़ा नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा कैसे ना। आपको दिखना भी चाहिए। और ये जो है ये सारे नोट्स का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेक कर लेना। और एक बात बच्चों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, और अगर आपकी इच्छा हो, चाहत हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, अगर आपको पसंद है वीडियो तो फिर। और जो भी डाउट है और होगा उसे कमेंट सेक्शन में पूछ देना, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर वो रिप्लाई करने की चीज़ ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसे आपको ये बोर्ड पर समझा दूँगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एडिबल के बारे में। एडिबल में हमने जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था वहाँ पर भी पढ़ा था एडिबल। वहाँ पर क्या था, मोरल्स एंड ट्रफल्स, याद रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोरल्स एंड ट्रफल्स। और यहाँ पर जो ये है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन देखो, पेन सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर है पोर्फायरा, सरगसम, लैमिनेरिया, ठीक है। NCERT पे सारा कुछ है, याद रखना। पोर्फायरा, सरगसम, लैमिनेरिया। जो अगर होता है, अगर क्या होता है, अगर जो होता है वो ग्रो माइक्रोब्स और आइसक्रीम के लिए वो यूज़ किया जाता है। और उसे कहाँ से लेते हैं, उसे हम जिलीडियम एंड ग्लासिरेलिया से लेते हैं। मैंने कहा था ना, वो दोनों याद करना पड़ेगा आपको, वो 4 जो है इम्पोर्टेंट है। जिलीडियम और ग्लासिरेलिया से वो लेते हैं, ठीक है। अगर इसे याद रखना। अब अगर भी हो गया, अब आ जाते हैं क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। वैसे तो सिर्फ क्लोरेला के बारे में ही NCERT पे दिया गया है, लेकिन ये जो स्पिरुलिना है ये प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन में आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लोरेला और स्पिरुलिना जो वो दोनों ही यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। क्लोरेला और स्पिरुलिना दोनों ही यूनिसेलुलर होता है। और क्लोरेला के बारे में लिखा गया है कि क्लोरेला प्रोटीन रिच होता है, ठीक है, प्रोटीन रिच होता है क्लोरेला। और क्लोरेला और स्पिरुलिना दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक। अब लिवर ओट्स के बारे में तो मैंने पहले ही लिखा दिया था कि लिवर ओट्स मार्केंसिया होता है। माइक्रोफाइल्स जो होता है, माइक्रोफाइल्स को हम किसे कहते हैं, जो स्मॉल लीव्स जो होता है ना, पेड़ का जो स्मॉल लीव्स होता है उसे हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं। मोटा मोटा आप यही समझ लो, जो स्मॉल लीव्स होता है उसे हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं। और उसका जो एग्जाम्पल है वो सेलिजिनेला है। मैंने पहले ही कहा था, सेलिजिनिया, सेल्वेनिया और इक्विसिटम, इन तीनों को आपको याद करने ही पड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो जो माइक्रोफाइल्स है उसे हम सेलिजिनेला कहते हैं। स्ट्रोवली एंड कोन्स ये सिर्फ टेरिडोफाइट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में। इसे भी आप याद रखना, मैं बाद में समझाता हूँ। टेरिडोफाइट्स में स्ट्रोवली एंड कोन्स पाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल्स है वो है सेलिजिनेला एंड इक्विसिटम। देख रहे हो कितने बार वो नाम आ रहा है सेलिजिनेला, इक्विसिटम का। और जो हेटेरोस्पोरस होता है वो सिर्फ सेलिजिनेला और सेल्वेनिया में देखा जाता है, ठीक। अब इसे याद कैसे रखें। स्ट्रोवली एंड कोन्स जो है, देखो स्ट्रोवली का जो नाम हो शुरू हो रहा है वो S से शुरू हो रहा है, S से हो रहा है ना। और यहाँ पर जो सेलिजिनेला है, सेलिजिनेला और सेल्वेनिया दोनों का ही जो नाम है वो S से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे याद रखना, जिसका S से पूछा गया है उसका जो नाम होगा एग्जाम्पल्स में वो दोनों S नहीं होंगे। मैंने क्या कहा समझ में आया आप लोगों को? ऐसे याद रखना। देखो स्ट्रोवली का जो एस है वो S से स्टार्ट हो रहा है, सेलिजिनेला यहाँ पर S से स्टार्ट हो रहा है, सेल्वेनिया यहाँ पर S से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों तो S से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रॉबेरी भी S से स्टार्ट हो रहा है। जो S से जो स्टार्ट होगा, S दे के जो पूछा जाएगा उसका जो एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल्स, दोनों में S नहीं रहेंगे। देख रहे हो, सेलिजिनेला का तो S है, लेकिन इक्विसिटम जो है वो E से स्टार्ट हो रहा है, S से नहीं। जो स्ट्रॉबेरी कोन्स होता है उसका दोनों एग्जाम्पल्स जो भी होगा वो S से स्टार्ट नहीं होगा। हेटेरोस्पोरस जो है, हेटेरोस्पोरस है जहाँ पर S नहीं है स्टार्टिंग में, उसका जो 2 एग्जाम्पल है वो S से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वैसे भी याद रखते हो, स्ट्रॉबेरी कोन्स जो है और हेटेरोस्पोरस है, दोनों का ही जो एग्जाम्पल होगा वो सेलिजिनेला होगा,
क्या होगा, दोनों हेटेरोस्पोरस और स्ट्रॉबेरी कोन्स जो है उसका दोनों ही एग्जाम्पल्स जो है वो सेलिजिनल से स्टार्ट होगा। और स्ट्रॉबेरी का जिससे कि यहाँ पर एस है तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो एस से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि वो इक्विसिटम होगा। और जो हेटेरोस्पोरस है इस पे जैसे कि यहाँ पर एस नहीं है तो इसका जो और एक एग्जाम्पल होगा वो एस से स्टार्ट होगा। ठीक, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आप यहाँ पर देखो जो टेरिडोफाइट होता है, मैंने वहाँ पर आपको कहा था ना कि टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये साइलोटम, ये सभी कुछ याद रखना, तो यहाँ पर वो काम आएगा। टेरिडोफाइट का जो और भी थोड़ा कुछ भाग होता है, पार्ट होता है, और वो ये है कि साइलोप्सिडा होता है, लाइकोप्सिडा होता है, स्टेनोप्सिडा होता है, टेरोप्सिडा होता है, यानी कि टोटल 4 पार्ट हम उसका भी कर सकते हैं। ठीक है, जो साइलोप्सिडा होता है वो साइलोटम होता है। ठीक है, जो लाइकोप्सिडा होता है उसका जो एग्जाम्पल्स होता है वो लाइकोपोडियम होता है, सेलिजिनेला होता है। और जो मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, फिर वहाँ पर जाऊँगा मैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, और जो स्फेनोप्सिडा होता है उसका इक्विसिटम होता है, और जो टेरोप्सिडा जो होता है उसका एग्जाम्पल्स होता है डायोप्टेरिस, टेरिस, एडिनेटम। अगर आप एडिनेटम को याद नहीं भी रखते हो तो फिर भी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन डायोप्टेरिस और टेरिस का याद आपको होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसको बड़ा करते हैं, चलो बड़ा कर, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। चलो, मैंने तो ये दोनों भी तो कह दिया था, ये भी हो गया। अगर आप एडिनेटम को याद नहीं भी कर दो तो फिर भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, आप देखो इसे याद कैसे करें। डायोप्टेरिस से टेरिडोप्सिडा है, टेरिडोप्सिडा टे से शुरू हो रहा है, ये देखो इस इन दोनों का आखिर में टेरिस है। ठीक है, स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप बोल बोल के कुछ ऐसा कर सकते हो कि स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम, स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम, स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम, स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम, ऐसे आप याद कर सकते हो। जो लाइकोप्सिडा होता है, ये देखो लाइको है, इसका लाइकोपोडियम है, ऐसे आप याद रख सकते हो। सेलिजिना तो आपको याद ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। और जो यहाँ पर था जो साइलोप्सिडा था उसका साइलोटम, साइलो, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो फिर ही पहचान जाओगे आप। ठीक है, ये देखो जो लाइकोप्सिडा है, लाइको लाइको, ये देखो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सेलिजिना तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं माइकोराइजा पे। माइकोराइजा एंड कोरोलोइड रूट, ये जो दोनों है ये आते हैं जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ये जो है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले माइकोराइजा और कोरोलोइड रूट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, माइकोराइजा पाइनस पे देखे जाते हैं, कोरोलोइड रूट साइकस पे देखे जाते हैं। अब इसे याद कर कैसे करें, अब ऐसे याद रखना, माइकोराइजा और कोरोलोइड रूट ये दोनों को याद रखना, और ये दोनों जिम्नोस्पर्म में देखे जाते हैं, फीचर्स जो है इसे याद रखना। ठीक है, हमेशा जहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, जहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाऊँगा हर जगह जो पाइनस और साइकस का एग्जाम्पल होगा ना, मैं पहले आपको पाइनस पढ़ाऊँगा फिर आपको साइकस पढ़ाऊँगा। आप पूछो क्यों, इसीलिए क्योंकि मैंने जो भी ट्रिक्स बनाया है, यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, या जो भी होगा, जो भी 11th और 12th के एनसीईआरटी में जहाँ पे भी पाइनस और साइकस के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा, सारा कुछ मैं आपको ऐसे ही समझा दूँगा। ठीक है, वैसे ही समझा दूँगा, इसीलिए मैंने पहले पाइनस रखा हुआ है, पहले साइकस, इससे आपको याद रखने में भी इससे आसानी होगी। ठीक है, पहले पाइनस को याद करना फिर साइकस को, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में इससे पाइनस और साइकस में से प्राय मान लो अब हर साल ही एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल लगभग। बच्चे गलती करते हैं उसमें, क्योंकि वो कंफ्यूज होता है कौन सा कौन सा पाइनस के लिए था और कौन सा साइकस के लिए था। ठीक है, इसीलिए अच्छे से याद रखना। माइकोराइजा जो होता है वो पाइनस के लिए होता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कोरोलोइड रूट होता है साइकस के लिए, कोरोलोइड रूट का सी है, साइकस का सी है, ऐसे ही याद हो जाएगा कोरोलोइड रूट और साइकस। साइकस को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। ठीक है, साइकस को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल, याद रखना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लिविंग फॉसिल कहते हैं साइकस को। और जो माइकोराइजा होता है
उसे हम पाइनस कहते हैं। अगर कोरोलॉइड रूट अगर साइकस हो जाए तो माइकोराइजा तो पाइनस ही होगा, होना ही है उसको, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल जो है ना उससे हम पीट को यूज़ करते हैं, पीट, ठीक है। पीट जो है वो कैपेसिटी टू होल्ड वाटर होता है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, उसका जो वाटर को होल्ड कर, वाटर को यानी कि पानी को पकड़ रख कर रहने का जो कैपेसिटी होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। पानी से रिलेटेड जो भी होगा वो हाइड्रो से होगा, हाइग्रो ऐसा होता है वो। तो ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। इसे हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। पीट है वो अब ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, हम स्फेग्नम से उसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्फेग्नम से, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप आ जाते हैं थैलोइड प्लांट बॉडी। थैलोइड प्लांट बॉडी मैंने पहले ही कह दिया था कि मार्केंसिया यानी कि लीवर और जो होता है वो थैलोइड होता है और डॉर्सीवेंट्रल होता है, इसे अब याद रखना। ये देखो पाइनस और साइकस, मैंने यहाँ पर भी जो आपको लिखा हुआ है वो पहले पाइनस लिखा हुआ है फिर साइकस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, इसे बताता। देखो ये जो ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन है यानी कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी से आप यहाँ पर इतना याद रखो कि बाइसेक्सुअल जो होता है वो हमेशा मोनोसियस, अगर किसी जगह बाइसेक्सुअल दिया हुआ है तो उसका मतलब वो मोनोसियस है, अगर किसी जगह मोनोसियस लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। याद रख लो, बाइसेक्सुअल दिया हुआ है तो मोनोसियस होगा, मोनोसियस दिया हुआ है तो बाइसेक्सुअल होगा। मोनोसियस का मतलब भी बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब भी मोनोसियस होता है। मीनिंग का तो दो अलग अलग है, लेकिन कहने की बात है कि वो दोनों एक ही होता है। आपको माइंड पे ये क्लिक होना चाहिए कि किसी चीज़ का अगर मोनोसियस दिया है तो उसका मतलब वो बाइसेक्सुअल भी होगा, अगर कोई चीज़ बाइसेक्सुअल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मोनोसियस होगा, ठीक है। चलो और यूनिसेक्सुअल के बारे में जो है, यूनिसेक्सुअल मीन्स होता है डायोसियस, और डायोसियस का मीन भी होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब कौन सा किस चीज़ के साथ किसका रिलेशन है ये कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, देखो बाई का जो मतलब है, बाई का मतलब अब ऐसे समझ सकते हो कि दो है, कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कि दो चीज़ है इसीलिए बाइसेक्सुअल किया गया है, लग नहीं रहा। बाई का मतलब दो है, और यहाँ पर जो डायोसियस का जो डाई है इसका मतलब भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि दो चीज़ें, कोई भी दो चीज़ अपने से एक से दूसरे के साथ रिलेशन नहीं कर सकता, जो कंपटीशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा ना। ऐसा कुछ जब समझ लो कि जो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ कभी एक साथ नहीं रह सकते, दो चार हो जाएंगे वो एक साथ नहीं रह सकते। अब ऐसा समझ लो, जो बाई के साथ डाई नहीं होगा, अगर बाई के साथ यानी कि बाइसेक्सुअल के साथ डायसेक्सुअल नहीं होगा तो फिर बचा रहा, बाइसेक्सुअल के साथ अगर डायोसियस नहीं हो रहा तो बचा रहा सिर्फ मोनोसियस, तो मोनोसियस होगा, बाइसेक्सुअल के साथ मोनोसियस जाएगा। और अगर डायोसियस के साथ बाइसेक्सुअल नहीं हो रहा तो पड़ा रहा सिर्फ यूनिसेक्सुअल, तो फिर डायोसियस के साथ यूनिसेक्सुअल जाएगा। बाई के साथ डाई नहीं होगा, इसे याद रखना, ठीक है। बाई के साथ डाई नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ, बाई के साथ डाई नहीं होगा, इसे याद रखना। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, आपका जो क्वेश्चन होगा वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस। क्या मैं आपको समझा पाया? अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करना, पीछे जाना, फिर देखना। अगर तब भी समझ नहीं आए तो फिर कमेंट करना, मैं दोबारा कल ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझाऊंगा। समझ आना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा आप देखो, जो बाइसेक्सुअल मोनोसियस होता है वो पाइनस होता है, ठीक है। हर जगह मैंने यही लिखा हुआ है, पहले पाइनस के बारे में फिर साइकस के बारे में, ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए कि कौन सा क्या है, फिर आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो साइकस है वो होता है यूनिसेक्सुअल डायोसियस, ठीक है, यूनिसेक्सुअल डायोसिस। अब
ये क्या है, ये कारा और मार्केंसिया, ये क्यों लिखा हुआ है? देखिए ये प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन। मैं जब परसों आपको करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कल तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके अगले दिन है कि परसों प्रीवियस ईयर लूँगा मैं। तो जब मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो आप देखना ऑप्शन में कारा भी आया था, मार्केंसिया भी आया था। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि कौन सा क्या होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यह लिख दिया ताकि अगर इन फ्यूचर कभी ये भी क्वेश्चन में दे दे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो कारा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, जो मार्केंसिया होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के बीच कोई भी एक याद रखना, या फिर सभी के लिए मोनोसियस डायोसियस याद रखना, या फिर सभी के लिए बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल याद रखना। दोनों चीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अगर बाइसेक्सुअल होगा तो मोनोसियस है, अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो डायोसियस है, ठीक है। अगर आपने बाइसेक्सुअल को याद रखा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये याद रहेगा कि वो मोनोसियस होगा, और अगर आपने यूनिसेक्सुअल को याद रखा तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि वो डायोसियस होगा। दोनों चीज़ों की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पर होते हैं हमारे जो एग्जाम्पल्स के जो सेशन है वो समाप्त इसी पेज में, और फिर हम चैप्टर में घुसेंगे। हमारे पास टोटल 16 पेज है, यहाँ पर तो सब 15 ही है, लेकिन और एक भी पेज है करेंगे। चलो पहले ये पेज को देख लेते हैं। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, वैसे तो ये सारे कुछ अब नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में ये सारे आए थे। ये जो मैंने सारे यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारे प्रीवियस ईयर में आए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर ये सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। चलो पढ़ लो एक बार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसे बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI, ठीक है। चलो, जो फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है वो होता है रिक्सिया, ड्राफ्टेरिस, साइकस। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। पढ़ लो, एग्ज़ाम में जब देखोगे तो खुद पे ही खुद याद आ जाएगा, ठीक है। मुझे अभी भी थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, पढ़ाते पढ़ाते ये भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि 1-2 हफ्ता और टाइम लग जाए, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है वो होता है पाइनस ड्राफ्टेरिस। रेजिन, ये याद सकते, ये आसान है, ये आप याद रखना। जो रेजिन एंड टर्पिन हम यूज़ करते हैं वो आता है पाइनस से, ठीक है, वो आता है पाइनस से। जो लार्जेस्ट पाम होता है वो आता है साइकस, ठीक है। जो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट होता है वो मॉस का होता है। मैंने अब ऐसे मॉस का ये याद रख सकते हो कि वो सिलेंडर शेप का होता है, तो बड़ा होता होगा, तो फिर उसका जो गैमेटोफाइट है वो लार्जेस्ट होगा। अब ये गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, ये हम बाद में बताते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जो देखा जाता है वो मार्केंसिया पे देखा जाता है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड एंड्रोस्पर्म ये सब कुछ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीडिंग मार लेना ताकि आपको आपके जो माइंड है उस पर ये थोड़ा बसा रहे, कि याद रहे आप कि ये चीज़ होता है, ये वो होता है। ये आप जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना, आपको ये खुद ब खुद याद आ जाएगा, ठीक है। जो फीमेल कोन है वो किस में एब्सेंट होता है, साइकस में, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्यूकस जो होता है वो डिप्लोंटिक होता है। ये डिप्लोंटिक क्या है, हैप्लोडिप्लोंटिक क्या है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले तो आप ये याद करो जो फ्यूकस है वो किस में होता है, यानी कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, किस में। फ्यूकस होता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। मुझे सारा याद है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ये बोल रहा हूँ। आप सोचेंगे कि हमको कैसे, भैया आपको तो क्या सर, आपको तो याद है ही है, लेकिन हमको कैसे याद होगा। आपने जो कॉपी है ना, खुद के कॉपी में ये आप प्रॉमिस करो खुद से कि मैं ये क्लास ख़त्म करके आपने जो कॉपी है उसमें मैं 5 बार सारा जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ा है, भैया ने या सर ने, जो भी आप मुझे समझते हो आपने पढ़ाया है, वो मैं 5 बार अपने कॉपी में सारा लिखूँगा। लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा खुद के हाथों से, ठीक।
2 बार 4 बार जब रिवीजन हो जाएगा खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैं भी जब पढ़ता था मुझे भी याद नहीं होता, लेकिन मुझे आज सारा कुछ याद है, जो है मुझे आज सारा कुछ याद है। कैसे हुआ? मैंने भी वही रूल फॉलो किया था। 5 बार मैंने लिखा था। मैं जिससे से पढ़ा था उन्होंने मुझे कहा था कि आपने कॉपी में जो है 5 बार सारा कुछ लिखना। मैं भी आप लोगों को वही बताता हूँ, अपने कॉपी में सारा कुछ 5 बार लिखना, याद हो जाएगा। अगर तब भी नहीं हुआ तो 10 बार लिखना, लेकिन याद होगा, ठीक है। डिप्लॉन्टिक याद रखना, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि जो ये ब्राउन एल्गी में आता है, और ब्राउन एल्गी का पार्ट है, और एल्गी हमेशा हैप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। लेकिन ये एल्गी होने के बावजूद ये डिप्लॉन्टिक होता है, इसीलिए एक्सेप्शन है। ये देखो मैंने लिख भी दिया, ये एक्सेप्शन है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो एक्टोकार्पस होता है, केल्प होता है, जो पॉलीसाइफोनिया जो होता है, पॉलीसाइफोनिया तो रेड एल्गी हो गया, और एक्टोकार्पस केल्प जो है वो ब्राउन एल्गी है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये भी हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन यहाँ पर ये एल्गी के अंदर आता है। ये तीनों चीज़ें, एक्टोकार्पस केल्प ये ब्राउन एल्गी है, और पॉलीसाइफोनिया जो है ये रेड एल्गी है। तो ये सारा कुछ एल्गी के अंदर आता है। एल्गी हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन ये जो तीनों है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। अब हम अपने जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप इस जो चीज़ है इसको आप याद कर लेते हो ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारा कुछ यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे। पहले याद रखना एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ऐसा ही आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रिक है वो वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। पहले एल्गी आएगा, फिर ब्रायोफाइट आएगा, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी बुक में भी यही सीरीज़ फॉलो किया है, और मैं भी यही आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लीन करता हूँ पहले। जो एल्गी होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है, सिर्फ एल्गी जो होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है। उसके बाद जो दोनों होंगे यानी कि बायोफाइट और टेरिडोफाइट, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होते हैं वो डिप्लॉन्टिक होगा। आसान है, कौन सा हैप्लॉन्टिक होगा, कौन सा हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, कौन सा डिप्लॉन्टिक होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है एल्गी। देखो पहले एल्गी जो होगा वो हैप्लॉन्टिक होगा, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। पहले जो एल्गी होगा वो हैप्लॉन्टिक होगा, उसके बाद जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जो होंगे वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होंगे, यानी कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के जो मिडिल में रहेगा वो होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। पहले हैप्लॉन्टिक हो गया, फिर जो दोनों चीज़ें वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया, फिर जो चीज़ें हैंगे वो डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। हो गया याद? पहले जो दोनों होंगे उसे हम हैप्लोइड कहेंगे, और उसके बाद जो 3 होंगे उसे हम डिप्लॉइड कहेंगे। एल्गी ब्रायोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बारे में। जो भी हैप्लॉइड प्लांट होगा, हैप्लॉइड डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट को कहना गलत है, कि हैप्लॉइड प्लांट होगा वो सारे गैमेटोफाइट होंगे। जो भी डिप्लॉइड प्लांट होंगे वो सारे स्पोरोफाइट होंगे। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट याद हो गया। यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट जो है वो हैप्लॉइड है, तो एल्गी और ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट होंगे, ठीक है। डोमिनेंट होगा हैप्लॉइड प्लांट में। जो डोमिनेंट फेज जो होता है वो होता है गैमेटोफाइट। हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? हैप्लॉइड प्लांट जो होता है और उसका जो डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट होता है। डिप्लॉइड प्लांट जो होता है उसका डोमिनेंट फेज जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है, तो इन दोनों का डोमिनेंट फेज होगा गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट जो तीनों है उसका वो डिप्लॉइड होते हैं, तो उसका डोमिनेंट फेज होगा स्पोरोफाइट। अब देखो डोमिनेंट फेज अगर गैमेटोफाइट है तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा। वो तो खुद ही डोमिनेंट है ना, खुद ही ज़्यादा है, तो क्यों किसके ऊपर डिपेंड होगा? डोमिनेंट फेज अगर गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट तो खुद ही डोमिनेंट है, तो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड क्यों करेगा? तो स्पोरोफाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा।
और अगर किसी जगह अगर स्पोरोफाइट अगर डोमिनेंट है तो वो तो खुद ही डोमिनेंट है, ज़्यादा है, तो क्यों किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्यों गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होगा। ऑप्शन में वैसे भी दे सकता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है। मान लो कि दे दिया कुछ भी एल्गी दे दिया अगर, तो आपको पता है जो एल्गी होगा वो गैमेटोफाइट, लेकिन ऑप्शन में गैमेटोफाइट नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि अगर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है तो वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट में डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा। समझ गए एग्जाम्पल? चलो इसे बड़ा करते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है और उसके बाद अच्छी तरह से हमारा जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो कुछ समझने की चीज़ें यहाँ पर तो पहले ही बता दे रहा हूँ नहीं है, सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। समझने की कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं है। पहले आ जाता है रुको पहले आ जाता है आर्टिफिशियल के बारे में। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस भाई साहब ने। किसके ऊपर बेस करके दिया था? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस करके। समझ आ गया? और क्या क्या देखा था उन्होंने? हैबिटेट देखा था, कलर देखा था, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स देखा था, ठीक है। वेजिटेटिव एंड एंड्रोसियम कैरेक्टर दिया था। ये जो एंड्रोसियम कैरेक्टर जो टर्म है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, एंड्रोसियम कैरेक्टर जो टर्म है। अब आ जाता है नेचुरल के बारे में। नेचुरल किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और किसके ऊपर डिपेंड करके वो दिया था? उन्होंने दिया था एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके। अब ये जो मैंने बता दिया ये सारे क्या चीज़ है, देखिए एनसीईआरटी में टर्म दिया गया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के सीधा याद रखना, उस पर कंप्यूटर के ऊपर बेस करके होता है, यूज़ ऑफ कोड एंड कंप्यूटर होता है, ठीक है। और एक चीज़ जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक ऐसा टैक्सोनॉमी है जिसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हर कैरेक्टरिस्टिक्स को समान वेटेज से देखा जाएगा, समान गुरुत्व से देखा जाएगा। समझ गए? जो वेटेज लेते हैं ना, जो हम नीट के लिए जब चैप्टर को वेटेज लेते हैं, तो अगर हम सारे चैप्टर्स को अगर हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर डाल दें तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होगा सारे चैप्टर को सेम वेटेज में देखेगा, ठीक है। समझ गए? सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सेम वेटेज मिलता है। चलो अब जो साइटोटैक्सोनॉमी होता है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? साइटोलॉजिकल जो होता है, क्या कहते हैं, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम वहाँ पर चर्चा करते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल होगा नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है तो मैंने भी यही लिखा दिया आपको। जो कीमो टैक्सोनॉमी होता है, अब देखो कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो आ रहा है ना, कीमो कीमो की करके हमको एक केमिस्ट्री का याद आता है, केमिकल्स का याद आता है। तो केमिकल, रुको हाँ, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, बोलने का आदत नहीं है ना असल में ऐसा इतना ज़्यादा। चलो जो कीमो टैक्सोनॉमी होता है वो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स होता है, ठीक है। अब चलो अब आ जाता है फाइलोजेनेटिक में। फाइलोजेनेटिक मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आप लोगों को बताया था कि वो होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कॉमन एंसेस्टर। ये याद रख लेना, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, याद रख लेना इसे। चलो हमारा बहुत सारा पेज कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा ही बचा हुआ है अभी, चलो उसे भी कर लेंगे। चलो अब आ जाते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में ये जो सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता, यही चीज़ें होगा लेकिन मैं लाइन को बताने से पहले मैं आपको खुद से समझा देता हूँ। देखिए एल्गी जो है ना, एल्गी है, मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। एल्गी जो होता है वो फंगी के साथ रहता है, तब हम उसे लाइकन कहते हैं। वो SO2 का इंडिकेटर होता है, गुड इंडिकेटर SO2 का, बायो इंडिकेटर भी उसे हम कहते हैं, फंगी कहते हैं। अब ऐसा कोई बात नहीं है कि वो सिर्फ फंगी के साथ ही एसोसिएशन करेगा, एनिमल्स के ऊपर यानी कि एनिमल्स का जो स्किन होता है उसके ऊपर भी कभी कभी फंगस एल्गी हो जाता है, ठीक है।
जैसे कि वो एनिमल्स क्या होंगे, उसका एग्जांपल होगा स्लॉथ बियर, ठीक है। अब जो एल्गी का जो साइज होता है, फॉर्म होता है, वो कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल होता है, ठीक है। कोई भी फिक्स उसका शेप साइज कुछ नहीं है, कहीं पर भी वो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर गोल करके शेप का हो सकता है, कहीं पर कोई भी शेप का हो सकता है। ऐसा तो कोई बात नहीं है ना कि एल्गी जो है वो सिर्फ राउंड शेप में भी होगा, कि वो सिर्फ और कुछ चीज़ में होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात जो है हमारे यहाँ पर वो है जो 70% एल्गी है वो एडिबल है, माने उसे खाया जा सकता है। वो जहाँ पर रहता है, एल्गी जहाँ पर भी वो रहता है, अपने जो इन्वायरमेंट में है, जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है, उसमें वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पर वो बढ़ा देता है। कॉमन बात है ये, क्योंकि एल्गी जो होता है वो भी तो फोटोसिंथेसिस करता होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है वो भी, इसीलिए ये तो कॉमन बात है। और जो हाफ ऑफ द टोटल CO2 वो फिक्स करते हैं, यानी कि जितना भी इन्वायरमेंट पर हमारा CO2 है उसका जो आधा है, यानी कि हाफ है, वो हाफ CO2 यानी कि 50% CO2 फिक्स कर देता है, यूज़ कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो ऊगोनियम होता है वो अपर होता है, जो एंथ्रीडियम होता है वो लोअर होता है। 2 साल 2 तरीके के क्वेश्चन आए थे, एक में पूछा था कौन सा करेक्ट है, एक में पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। 2 साल ये क्वेश्चन 2 बार आए थे, एक बार करेक्ट पूछ के, एक बार इनकरेक्ट पूछ के। ऊगोनियम हमेशा अपर होता है, एंथ्रीडियम हमेशा लोअर होता है, ठीक है। ऊगोनियम अपर होता है, एंथ्रीडियम लोअर होता है। तब अब लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि ऊगोनियम कैसे याद रखें कि एंथ्रीडियम कहाँ है, ऊगोनियम कहाँ है। देखिए, पहले तो NCERT पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आप कहाँ पर देखेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। ये दिया गया है आपके जो ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन है उस चैप्टर में इसका जो डायग्राम है वो है, ठीक है। वहाँ से आप देख लेना अगर देखना चाहे तो, नहीं तो मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। वो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस चैप्टर का जो डायग्राम है प्लांट किंगडम का, कौन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, लेकिन जब मेंस होता था यानी कि 2011 में 2011 में एक बार क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर डायग्राम आपको यहाँ से करना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का मैं जब कराऊंगा तो 4 डायग्राम आया था, वो 4 डायग्राम को सेव कर लेना। अगर आएगा तो मेरे ख्याल से वहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद इतने साल हो गए कभी भी डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। फिर भी नीट का कोई भरोसा नहीं, आ भी सकता है, तो फिर वो भी देख लेना। अगर आएगा तो मेरे ख्याल से वही आएगा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए, ऊगोनियम अपर होता है, एंथ्रीडियम लोअर होता है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा देखो, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ऊगोनियम जो होता है ना वो फीमेल के लिए होता है, एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल के लिए होता है, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें फीमेल का जो स्थान होना चाहिए वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। फीमेल का जो स्थान है उस हमेशा ऊपर होना चाहिए, मेल का जो स्थान है वो नीचे होना चाहिए। अब ऐसे याद रखना, जो फीमेल होता है वो हमेशा ऊपर होता है, यानी कि जो ऊगोनियम होगा वो हमेशा अपर होगा, और जो एंथ्रीडियम होगा वो हमेशा लोअर होना, यानी कि जो मेल होता है वो हमेशा नीचे होना चाहिए। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ रेस्पेक्ट के बारे में, हमें फीमेल का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। चलो दूसरा देखते हैं। अब है क्लोरोफाइएसी। क्लोरोफाइएसी क्या होता है? ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। चलो देखते हैं।
कितना क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, अच्छा मैंने तो वहाँ पर पॉइंट सबको बता ही नहीं थे ना, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मैंने फिर कि सब कुछ बता दिया। लार्जली एक्वाटिक होता है, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड शेप का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फंगी का जो साथ एसोसिएशन होता है लाइकन कहते हैं, स्लॉथ बियर में देखे जाते हैं। हाईली वेरिएबल होता है साइज के बारे में। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वहाँ पर जो होता है फ्रेगमेंटेशन के तरफ से होता है। जो एसेक्सुअल होता है वो जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बारे में होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मैंने कहा था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस बताया था मैंने तीनों आपको। हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्स्ड बाई एल्गी, ये मैंने बता दिया था। 70% एडिबल होता है। डिजोल्व O2 इन इंटीमेट एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन डिजोल्व करता है। और अपर ऊगोनियम, लोअर ऊगोनियम, मैंने ये याद रखने की ट्रिक भी आपको बता दिया था, ठीक है। चलो, क्लोरोफाइएसी यानी कि ग्रीन एल्गी, मैंने कहा था क्लोरोफाइएसी, रोडोफाइएसी, फियोफाइएसी 3 होता है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, आप कैसे याद रखें ग्रीन। अगर देखो जो क्लोरोफाइएसी होता है उसका C से स्टार्ट होता है, और जो ग्रीन एल्गी होता है उसे हम G ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये C का जो कर्व है और ये G का जो कर्व है वो दोनों सेम है, तो वैसे याद रखना जो क्लोरोफाइएसी होगा वो ग्रीन एल्गी होगा। अब देखो जो रोडोफाइएसी है यानी कि रेड एल्गी, उसे क्या लगे, रोडोफाइएसी R से स्टार्ट होता है, रेड एल्गी भी R से स्टार्ट होता है, तो रेड एल्गी रोडोफाइएसी होगा। और बचा रहा से ब्राउन एल्गी और फियोफाइएसी होता है। P जो किसी के साथ कॉमन नहीं आता उसे हम ब्राउन एल्गी, ठीक है, ये कहते हैं। चलो, क्लोरोफाइएसी, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। क्लोरोफाइएसी क्या होता है, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस ग्रास ग्रीन होता है। जो मैं बता जा रहा हूँ अच्छे से याद रखना, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा आए तो। जो क्लोरोफाइएसी, देखो छोड़ो, मैं ये सब छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब देखने की चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ मेरे बात को अच्छे से ध्यान से सुनो। देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो क्लोरोफाइएसी, फियोफाइएसी, रोडोफाइएसी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी बोल रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन एल्गी जो है उसमें कुछ नहीं पाया जाता। जो ब्राउन एल्गी है उसमें हाइड्रोक्लोराइड के तरह एल्जिन पाए जाते हैं। जो रेड एल्गी होते हैं उसमें काराजिन पाए जाते हैं, ये भी हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, यानी कि जो पानी को पकड़ के रखते हैं। चलो, जो ग्रीन एल्गी होता है उसमें जो स्टोरेज बॉडी होता है वो पायरिनोइड्स होता है, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं वो, क्लोरोप्लास्ट में। जो ब्राउन एल्गी जो होता है उसका जो स्टोरेज बॉडी होता है वो होता है लैमिनेरियन व मैनिटोल, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो रोडोफाइएसी है उसका जो स्टोरेज बॉडी होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च वो क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के तरह होता है, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल A B पाए जाते हैं। एक बात सुनो, ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन हो, चाहे रेड एल्गी हो, सब में क्लोरोफिल A पाए जाएंगे। अब ग्रीन एल्गी जो फर्स्ट है उसमें B भी पाए जाएंगे, जो ब्राउन एल्गी है उसमें C, और जो रेड एल्गी है उसमें D। क्या क्या हुआ, ग्रीन एल्गी में AB, ब्राउन एल्गी में AC, रेड एल्गी में AD, समझ गए, पाए जाते हैं। जो ग्रीन एल्गी होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स भी कुछ कुछ स्टोर करते हैं। अब आ जाते हैं रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल होता है, अंदर की तरफ सेल वॉल की अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर की तरफ पेक्टोज होता है। अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर की तरफ पेक्टोज होता है, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी की भी अंदर की तरफ सेलुलोज होता है लेकिन बाहर की तरफ एल्जिन होता है। हाइड्रोक्लोराइड के रूप में तो ब्राउन एल्गी में एल्जिन रहता है ना, तो अंदर की तरफ जो होता है पेक्टोज होता है, बाहर की तरफ एल्जिन होता है। सॉरी, अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर की तरफ एल्जिन होता है। और रेड एल्गी में अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर की तरफ काराजिन होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो मोटाइल होते हैं,
ब्राउन एल्गी जो है वो भी मोटाइल है, जो रेड एल्गी है वो नॉन मोटाइल है। रेड एल्गी हमेशा नॉन मोटाइल होता है, ग्रीन और ब्राउन एल्गी मोटाइल होता है, ठीक है। हाँ चलो, ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजेला देखे जाते हैं वो होते हैं एपिकल इक्वल। देखिए रिलेटिबल हो रहा है ना, एपिकल इक्वल एपिकल इक्वल एपिकल इक्वल, ऐसे ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजेला होता है वो एपिकल इक्वल होते हैं और 2 से 8 रहते हैं, ठीक है। और जो ब्राउन एल्गी में जो होते हैं उसमें 2 फ्लैजेला रहते हैं, 2 लैटरल एंड अनइक्वल, ठीक है। दोनों फ्लैजेला रहते हैं, 2 फ्लैजेला, लैटरल होता है और अनइक्वल होता है, ठीक। और ब्राउन एल्गी में जो पाए जाते हैं वो होते हैं, क्या होता है उसमें, क्या क्या, हाँ उसमें होता है फ्यूकोजैंथिन, ठीक। फ्यूकोजैंथिन, अब फ्यूकोजैंथिन कैसे याद रखेंगे वो मैं बताता हूँ। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन पाए जाते हैं और रेड एल्गी में पाए जाते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन। जहाँ भी दिया होगा आर फाइकोएरिथ्रिन दिया होगा। अब आर से रेड एल्गी होता है, रोडोफाइसी होता है। अब यहाँ से याद रख सकते हो आर जो पाए जाते हैं रेड एल्गी में वो होता है पिगमेंट, जो है वो पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। और ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है फ्यूकोजैंथिन। अब जो ब्राउन एल्गी होता है उसका कलर कैसे ब्राउन होता है, उसका जो कलर होता है ना वो होता है ऑलिव ग्रीन शेड्स टू ब्राउन फॉर जैंथोफिल। जो जैंथोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है उसके वजह से उसका जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की अंदर वो होता है कलर, ठीक है। ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के अंदर वो कलर होता है क्योंकि वो उस पर जैंथोफिल रहता है। और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन प्राइस सिमिलर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखते हो जो ब्राउन एल्गी है उस पर फ्यूकोजैंथिन रहेगा। और ब्राउन एल्गी में ये एक और चीज़ देखा जा सकता है वो है होल्ड फास्ट स्ट्राइप और फ्रॉन्ड। जो फ्रॉन्ड होता है उससे आप याद रखना वो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, ठीक है, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अच्छा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ जो मैराइन में यानी कि समुद्र में जो एल्गी पाए जाएंगे, मैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैं वो आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं वो आपको थोड़ा सा पेज लेकर एक पेज ले लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। मान लो कि ये कोई समुंदर है, ठीक है, ये कोई समुंदर है, थोड़ा अच्छा नहीं बनाना। यहाँ पर कोई यह लेने का ऑप्शन है क्या, देखो थोड़ा देखो तो। नहीं मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई ऑप्शन है यहाँ पर। नहीं ये क्या चीज़ है, ये चलो हो गया, लेकिन इसका क्या करें, रुक जाओ थोड़ा। ये देखो साफ हो गया, चलो अब समझते हैं। पहले जो समुंदर है, ये हमारा जो समुंदर है इसका जो ऊपर होगा, इसका ऊपर पहले हम पाए जाएंगे ग्रीन एल्गी पाए जाएंगे और इसके साथ थोड़ा सा हो सकता है कि रेड एल्गी भी पाया जाए, ठीक है। जो मिडिल पोजीशन है वहाँ पर ब्राउन एल्गी पाए जाएंगे और जो एकदम नीचे है यानी कि जहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पर रेड एल्गी। पहले सबसे ऊपर पाए जाएंगे ग्रीन एल्गी, फिर पाए जाएंगे ब्राउन एल्गी, फिर पाए जाएगा रेड एल्गी, ठीक है। इसे आप याद रखना। और ऊपर के पोजीशन में ब्राउन एल्गी के साथ थोड़ा सा हो सकता है कि रेड एल्गी भी पाया जाए, ठीक है। पहले ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी। मिडिल पोजीशन में ब्राउन एल्गी, लोअर पोजीशन में एकदम रेड एल्गी और एकदम अपर पोजीशन में ग्रीन एल्गी, ठीक है। चलो और एक बात याद रखना, जो रेड एल्गी होता है ना वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। रेड एल्गी हमेशा मल्टी सेलुलर होता है। चलो अब चलते हैं। और ग्रीन एल्गी तो मैंने बता ही दिया था यूनिसेलुलर होता है। सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया। ये देखो नोट्स जो है यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बड़ा करके थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, अगर आपको कोई भी संदेह हो अगर आपकी मन पे तो आपको क्लियर हो जाए। ये देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सारा पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने जो जो बताया था सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो रेड एल्गी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने जो बताया है, ठीक है, सब कुछ। ये देखो काराजिन भी लिखा हुआ है,
क्लोरोफिल की जो रहता है, जो R5 रहता है, मल्टीसेलुलर होगा, उगोनियम रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च रहेगा, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन की तरह होता है, सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, चलो अब आ जाता है ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट ही है ना? हाँ ब्रायोफाइट ही तो लग रहा, हाँ ब्रायोफाइट ही है। इसको हटा लेते हैं। चलो ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, चलो जो ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं मॉइस्ट सेडी एरियाज पे। ठीक है, इसे हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ही कहते हैं। ये जो थे, ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जिन्होंने पहले पाया गया था इन लोगों। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए आप, ये जो इकोलॉजी का चैप्टर है, लास्ट का यूनिट क्लास 12 उसमें यह पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मैनमेड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट हो गया, किसी जगह माउंटेन हो गया, उसका जो इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल है। जो पानी के अंदर जो हो गया मैराइन हो गया, या कि कोई पॉन्ड हो गया उसका एक्वाटिक होगा। और जो मैनमेड है उसका जो होगा वो किसी क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, इसका ये जो है इकोसिस्टम ये मैनमेड है। ठीक है, चलो जो यहाँ चलो ये जो एम्फीबियंस, इसे क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये फर्स्ट टाइम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इन्हें पाया गया था। ठीक है, डिपेंड ऑन वाटर, डिपेंड ऑन वाटर, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जो है ये आपके वाटर पे डिपेंड करते हैं। अब आ जाते हैं सक्सेशन, सक्सेशन ऑन द बेरी रॉक्स अथवा सॉइल। ये सारी चीज़ मैंने लिखा है लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोर डिफरेंट देन एल्गी, ये एक मैं टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइजोइड्स देखे जाते हैं, राइजोइड्स मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर का यहाँ पर केस है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ट्रू रूट स्टेम, ये देखो नो लिखा हुआ है, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ शायद है, नहीं सही लिखा हुआ है, नो है। जो इस पे जो ट्रू सॉरी इसमें जो स्टेम था, रूट था तो सब कुछ, लेकिन वो ट्रू नहीं था। यानी कि असली जो रूट होता है, स्टेम होता है, वो नहीं था। अच्छे से हम इसको डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अच्छे से नहीं कर सकते, इसीलिए नो ट्रू स्टेम रूट लिखा हुआ है। इसे याद रखना, स्टेटमेंट में आ सकता है। ठीक है, गैमेटोफाइट था, कैसे गैमेटोफाइट होगा, कैसे स्पोरोफाइट होगा, मैंने तो ये पहले ही आपको बता दिया था, दोबारा नहीं फिर बता रहा हूँ। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ये देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम होता है। ठीक है, अब देखो इसको दो चीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। पहले तो लिवरोड्स और उसके बाद में होता है मॉस। ठीक है, अब जो मॉसेस है वो जो हैप्लॉइड स्पोर है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक, जो मॉस होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और ब्रायोफाइट्स का एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है अलग से। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। राइजोइड्स को याद कर लेना, एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का, ये याद कर लेना। ट्रू रूट स्टेम नहीं पाए जाते, ये याद कर लेना। ठीक है, और इसका इकोनॉमिक वैल्यू है ये याद कर लेना। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करता है मॉस, ये याद करना। ठीक है, चलो बस ख़त्म होने ही वाला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, और उसके बाद जिम्नो एंजियो। जिम्नो एंजियो बहुत बड़ा नहीं है, एग्जाम्पल्स तो मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया था। जो लिवर जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस होता है। ठीक है, और डॉर्सी वेंट्रल होता है। मैंने ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसको स्टार्टिंग में ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के वजह से होता है।
गेमी देखा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गेमी 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 कब्स, गेमी, जब अगर गेमी के बारे में कुछ भी लिखा गया है, गेमी वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो याद रखना लीवर ऑर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि मार्केंसिया के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ये वर्ड मैंने स्पेशली यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये वर्ड देख के ही आप लोग समझ जाना कि लीवर ऑर्ट्स के बारे में यानी कि मार्केंसिया के बारे में पूछा है, ठीक है। और इसमें फूड सीधा कैप्सूल देखे जाते हैं लेकिन स्पोरोफाइट में, ठीक है, स्पोरोफाइट में फूड सीधा कैप्सूल देखे जाते हैं। रुको थोड़ा सा, ये क्या हो, क्यों पड़ रहा है दाग यहाँ पर। फूड सीधा कैप्सूल कहाँ पर देखे जाते हैं, स्पोरोफाइट में, ठीक है। इसका जो मॉस जो होता है, लिवर जो होता है वो तो ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट तो गैमेटोफाइट होता है, डोमिनेंट फेज होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए जो फूड सीटा कैप्सूल है वो मेन नहीं होता, लेकिन जो कैप्सूल होगा ना, कैप्सूल में याद रखना स्पोर प्रोड्यूस होता है कैप्सूल में, जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना। अब आते हैं मोसेस के बारे में। देखिए मोसेस में 2 स्टेज देखे जाते हैं। एक होता है मोसेस के बारे में जो थोड़ा सा फीवर है मुझे आज, लेकिन कोई बात नहीं, लो फील कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ूंगा आपको ज़रूर, पहले पढ़ूंगा फिर रेस्ट लूँगा। चलो, जो मॉस होगा वो प्रोटोनीमा होगा। मोसेस का जो 2 स्टेज होता है वो होता है प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीमा जो होता है वो स्टार्ट होता है स्पोर से, ठीक है, स्पोर से स्टार्ट होता है। देखो प्रो है ना, प्रो स्पोर कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रहा है। प्रोटोनीमा वो होता है स्पोर से, ठीक है, स्टार्ट होता है। और जो लीफी स्टेज होता है वो स्टार्ट होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, ठीक, ये याद रखना। पहले प्रोटोनीमा आएगा और उसके बाद में लीफी स्टेज आएगा। प्रोटोनीमा स्टार्ट होगा स्पोर से और लीफी स्टेज स्टार्ट होगा प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, ठीक है। आप जो लिवर मॉस होता है तो वो होता है आपराइट होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, आपराइट होता है, सिलेंडर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड राइजोइड्स, यहाँ पर एक बात आती है राइजोइड्स के बारे में। ये जो राइजोइड्स होता है ना वो मल्टी सेलुलर होता है, MULTI, समझ लेना, मल्टी सेलुलर। और यहाँ पर भी राइजोइड्स पाए जाते हैं लिवर ऑर्ट्स में भी, किंतु लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। मेरी हैंड राइटिंग पता है बहुत ही अच्छी है, तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इतने अच्छे हैंड राइटिंग के लिए। चलो, यहाँ पर भी फूड सीटा कैप्सूल देखे जाते हैं और मोर इलाबोरेट देन लिवर ऑर्ट्स। अच्छा हाँ, ये इलाबोरेट के बारे में क्या केस है ये समझो। पहले क्या आया था, एल्गी आया था। एल्गी का कोई केस नहीं है, ठीक है, एल्गी का अंदर वो तीनों चीज़ें एक साथ हम पकड़ लेते हैं, एल्गी के अंदर कोई केस नहीं। एल्गी के बाद आया क्या था, लिवर ऑर्ट्स, उसके बाद आया था मॉस, उसके बाद आएगा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स के अंदर भी 2 भाग होते हैं, एक फॉर्न्स होता है और एक हॉस्ट्रिल्स होता है, नाम का चीज़ होता है, 2 पार्ट। यानी कि टेरिडोफाइट प्रथम में पहले आएगा एल्गी, उसके बाद आएगा लिवर ऑर्ट्स, उसके बाद आएगा मॉस, उसके बाद आएगा हॉस्ट्रिल्स, उसके बाद क्या आएगा, फॉर्न्स आएगा, उसके बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आएगा एंजियोस्पर्म। समझ गए। जितना भी हम यानी कि एल्गी से एंजियोस्पर्म के तरफ जितना हम जाएंगे उतना वो पहले से इलाबोरेट होता जाएगा। यानी कि एल्गी से ज़्यादा जो हमारे जो लिवर ऑर्ट्स है, मॉस है यानी कि ब्रायोफाइट है, एल्गी से ज़्यादा ब्रायोफाइट इलाबोरेट है। अब पहले लिवर ऑर्ट्स आया था, उसके बाद मॉस आया था, यानी कि जो मॉस होगा ना वो लिवर ऑर्ट्स से ज़्यादा इलाबोरेट होगा, ठीक है। हॉस्टल्स पहले है, फिर फॉर्न्स, यानी कि जो फॉर्न्स होते हैं वो हॉस्टल से ज़्यादा इलाबोरेट होंगे। समझ आए क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, ये यार इलाबोरेट का केस है जो वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलो दूसरी बात देखते हैं, बस ख़त्म होने ही वाला है, थोड़ा सा और। कितना समय हुआ, 1 घंटा हो गया। चलो
अभी भी 10-15 मिनट थोड़ा और लगेगा। टेरिडोफाइट जो होता है, ये देखो टेरिडोफाइट के बारे में मैंने पहले ही कहा था, हॉस्टल फार्म्स होता है, मेडिकल पर्पस में मेडिसिन के बारे में सॉइल वेंडर्स की तरह यूज़ होता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने की ज़रूरत जो है वो ग्रो एज, ये क्या आ रहा है यार बार बार, जो मेन याद रखने की चीज़ है वो होता है ग्रो एज ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल की तरह उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना, वो जो है उसे ऑर्नामेंटल की तरह उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। चलो, हाँ, जो फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो होता है वास्कुलर बंडल। फास्ट टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है, ये टेरिडोफाइट जो होता है वो फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है, ठीक है। टेरिडोफाइट जो है ना वो फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है और उससे वास्कुलर बंडल देखा जाता है, ठीक है। अगर पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइट होगा। अगर एलोंग विद वास्कुलर बंडल अगर मेंशन कर दिया तो फिर टेरिडोफाइट होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट होता है डोमिनेंट फेज। रूट स्टेम लीफ, जो ट्रू रूट स्टेम लीफ यहाँ पर देखे जाते थे। गैमेटोफाइट में भी रूट स्टेम था लेकिन वो ट्रू नहीं था। जो टेरिडोफाइट होते हैं उसे उसमें ट्रू रूट स्टेम देखे जाते हैं, ठीक है। स्ट्रोबेली कोन्स देखे जाते हैं। स्ट्रोबेली बहुत अच्छे से याद रखना, जो स्ट्रोबेली एंड कोन्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट में होता है, ठीक है। चलो, मैं भी, मेरा एनर्जी लो हो रहा है धीरे धीरे ना, कोई बात नहीं। जो प्रोटोथेलस देखे जाते हैं, प्रोटोथेलस किसे कहते हैं? स्मॉल फ्री लिविंग होता है, स्मॉल होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। ये टेरिडोफाइट ही एकमात्र ऐसा है जिसमें सीड हैबिट देखे जाते हैं। सीड हैबिट अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ सीड हैबिट देखे जाते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, जो सीड हैबिट है ना, इवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से। पाइनस एक एग्जांपल है, वो याद कर लेना, ठीक है। पाइनस, पाइनस। चलो, अब आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म है और फिर एंजियोस्पर्म है और फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म। जिम्नोस्पर्म तो पता है आपको क्या क्या होगा, उल्फिया होगा, साइकस होगा, सॉरी उल्फिया होगा, पाइनस होगा, फिर साइकस होगा, ठीक है। देखो मतलब क्या है, जिम्नो का जो मतलब होता है वो नेकेड होता है। स्पर्म का मतलब जो होता है स्पर्मा, उसका मतलब सीड होता है। एनसीईआरटी में है, याद रखना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड होता है, स्पर्मा का मतलब सीड होता है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, जो ओवरी वॉल होता है उसके अंदर ओव्यूल्स, उसके द्वारा ओव्यूल्स एनक्लोज्ड नहीं होते, ठीक है, इसीलिए नेकेड सीड पाए जाते हैं। हार्ब्स नहीं पाए जाते हैं। क्या कहा था एरिस्टोटल साहब ने, कितने तरीके से डिवाइड किया था प्लांटी को? ट्रीज में, हर्ब्स में और श्रब्स में, ये तीनों चीज़ों में डिवाइड किया था। ट्रीज पाए जाते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं, लेकिन जो हर्ब्स है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रीज पाए जाते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं, हर्ब्स नहीं पाए जाते हैं, इसे अच्छे से याद रखना। नो हर्ब्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखना, जो सिकुआ होता है वो टॉलेस्ट, जो सिकुआ होता है टॉलेस्ट पीसेस होता है, ठीक है। अब आ जाओ माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा कोरोइड रूट मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जो माइकोराइजा है वो पाइनस पे देखे जाते हैं। देखिए फिर यहाँ पर एक ही तरीके से मैंने लिखा है, फिर पहले पाइनस फिर साइकस। माइकोराइजा पाइनस पे देखे जाते हैं, कोरोइड रूट साइकस में देखे जाते हैं। पहले ब्रांच्ड होगा फिर अनब्रांच्ड। पहले छोटा अक्षर जो है वो आएगा, छोटा वर्ड, और फिर बड़ा वर्ड आएगा। ब्रांच्ड छोटा वर्ड है, अनब्रांच्ड बड़ा है, तो पहले छोटा आएगा, यानी कि जो पाइनस होगा वो ब्रांच्ड होगा और जो साइकस होगा वो अनब्रांच्ड होगा, ठीक है। अब देखो ये जो जाइगोट होता है ना, जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रॉय पे डेवलप हो जाता है, और जो ओवेरी है वो सीड में डेवलप, ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है एम्ब्रॉय पे, जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है सीड में, ठीक है। हेटेरोस्पोरस होता है। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, ठीक है। होमोस्पोरस कौन कौन होंगे, हेटेरोस्पोरस कौन कौन होंगे? हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी होते हैं। पहले एल्गी होता है, फिर बायोफाइट होता है, फिर टेरिडोफाइट होता है, फिर जिम्नो होता है, फिर एंजियो होता है ना।
पहला दो यानी कि एल्गी और ब्रायो जो होंगे वो होंगे पूरी तरीके से होमोस्पोरस, ठीक है। और आखिर के दो यानी कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होंगे वो दोनों होंगे हेटेरोस्पोरस, ठीक है। पहले का जो दो है वो होमोस्पोरस होंगे, आखिर का जो दो है वो हेटेरोस्पोरस होंगे। और जो बीच का होंगे यानी कि जो टेरिडोफाइट होगा वो उसमें थोड़ा होमोस्पोरस भी के भी कैरेक्टर रहेंगे और थोड़ा हेटेरोस्पोरस के भी कैरेक्टर रहेंगे, समझ गए। एल्गी, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट मेनली हेटेरोस्पोरस होता है, थोड़ा होमोस्पोरस कैरेक्टर भी रहता है, लेकिन यानी आप कह सकते हो कि दोनों ही कैरेक्टर रहते हैं, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होते हैं वो पूरी तरीके से वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो और क्या है, और जो हैप्लॉइड एंडोप्लाज्म इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया है हैप्लॉइड, ओ नहीं लिखा हुआ है, चलो लिखा हुआ है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म देखे जाते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये देखो मेरा बोर्ड शायद थोड़ा सा हैंग कर रहा है आज, पता नहीं क्यों, ये क्या हो रहा है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म ये देखो, नेक्स्ट पेज। और आखिर का ही एक पेज बचा हुआ है वो हम ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से। ये देखो हमारा आज का आखिरी पेज और आखिरी टॉपिक भी बोल सकते हैं। चलो ये देखो थोड़ा सा है, इसे करते हैं फिर करते हैं क्लास को समाप्त। कितना हो गया बजे, 1 घंटा 11 मिनट का क्लास होने जा रहा है अभी। चलो अच्छा एक बात सुनो, इसका तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिर इसका PYQ भी आएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि एनिमल किंगडम नहीं, मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊँगा क्लास 12 का। बायोटेक का जो चैप्टर 2 है, मैंने पहले ही कहा था हर रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर को मैं पहले करवा दूँगा। बायोटेक 2 को समझने की कोई ज़रूरत क्या, कोई भी समझने की चीज़ वहाँ पर है ही नहीं तो समझोगे क्या, वो करवा दूँगा, ठीक है। और फिर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन क्लास 12 का है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो दूसरा चैप्टर है मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सॉरी 4th चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो करवा दूँगा, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करवा दूँगा, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट फूड प्रोडक्शन करवा दूँगा, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ करवा दूँगा, इकोलॉजी का सारा कुछ करवा दूँगा। समझने की वहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं है और हाई वेटेज चैप्टर भी वो लोग सभी है, इसीलिए पहले वो करवा दूँगा ताकि आपका जो एक अच्छा स्कोर है वो आपका पहले ही आपका बन जाए, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स पकड़ूंगा पहले, ठीक है। ये सारे चैप्टर होने के बाद जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा मुश्किल लगता है, उसको मिडिल में करेंगे, मिडिल टाइम में, ताकि वो हो भी जाए और उसे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत ना हो। समय में अगर होगा तो आपके लिए भी थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। चलो टेरिडोफाइट को देखते हैं और ख़त्म करते हैं उसकी क्लास। टेरिडोफाइट जो होता है पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप्ड इन फ्लावर। जो पोलन ग्रेन्स होता है और ओव्यूल होता है वो फ्लावर में डेवलप करता है, ठीक है। सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, वहाँ पर इनक्लोज नहीं होता था, ओवरी वॉल से इनक्लोज्ड नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो सीड होता है वो इनक्लोज्ड होता है फ्रूट से, ठीक है। स्मॉलेस्ट, कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं गड़बड़ नहीं, ठीक है। स्मॉलेस्ट उल्फिया है और टॉलेस्ट यूकैलिप्टस है, ठीक है। जो मॉलेस्ट होगा वो उल्फिया होगा और जो टॉलेस्ट होगा वो क्या कहते हैं, यूकैलिप्टस होगा। और जो सिकुआ होता है वो जिम्नोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट होता है, ठीक है। चलो अब होता है मोनिकोटिलेडोनस और डायोकोटिलेडोनस। मुझे प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं पता नहीं होता मुझसे। चलो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो स्टेमन होता है फ्लावर का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का यूनिट 1 का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टेमन होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो पिस्टिल होता है, ठीक है, स्टेमन पिस्टिल। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखे जाते हैं और किसी में नहीं।
पूछे अगर डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है तो सिर्फ एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। चलो हमारा क्लास होता है ख़त्म, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा क्लास हो जाता है आज के लिए समाप्त। कुछ बातें हैं आपसे करनी, अभी थोड़ी सी रुक जाओ। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन बोलना गलत होगा, मैंने जो कौन सा हैप्लोटिक होता है, कौन सा डिप्लोटिक होता है, डोमिनेंट फेज जो होता है वो अगर डोमिनेंट है तो उस पर वो दूसरे पे इंडिपेंडेंट होगा, ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पकड़ना होगा, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पकड़ लो तो जो भी क्वेश्चन आएगा सारा कुछ आपसे बन जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ टेंशन मत लो, चिल करो, सब कुछ हो जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, सारा कुछ मैं करवा दूँगा। 340+ लाने की गारंटी तो मैं लेता हूँ ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में आप सोचो कि वो कैसे करोगे। मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर दे रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। मैं आपका मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ये प्लान किंगडम ख़त्म होने के बाद एक मॉक टेस्ट लूँगा, पार्ट टेस्ट, और उसके बाद मैं बायोटेक का 2 चैप्टर जो बायोटेक 2 है वो स्टार्ट करूँगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना, चाहो तो शेयर कर देना, और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज थोड़ा आगे पीछे हो गया, देख रहे हो आप लोग। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों।